नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत बुलेटिन के करते हैं, जहां महेश नेगी पर दुष्कर्म के आरोप का ये पूरा मामला है और मामले में बताया जा रहा है कि अब नैनीताल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है और महिला पर फिरौती मांगने के लगे हैं आरोप। मामले में अब 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां कोर्ट ने आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर भी आप रोक लगा दी है। महिला पर फिरौती मांगने के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, महेश नेगी पर दुष्कर्म के आरोप का ये पूरा मामला। इस पूरे मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं कि कोर्ट ने आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महिला पर फिरौती मांगने के आरोप लगे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महेश नेगी पर दुष्कर्म के आरोप का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट में द्वाराहाट से बीजेपी विधायक पर शारीरिक शोषण मामले में सुनवाई, और इसके साथ आपको बता दें कि रोक लगा दी गई है महिला की गिरफ्तारी पर भी। महिला पर फिरौती मांगने के भी आरोप हैं। द्वाराहाट के बीजेपी विधायक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता की गिरफ्तारी और एफआईआर को निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए अब आपको बता दें कि सुनवाई हुई है। और साथ ही आपको बता दें, कोर्ट ने आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पीड़िता और उसके 2 अन्य सगे लोगों ने याचिका दायर की थी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिरौती मांगने का भी आरोप है महिला पर। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं की, लेकिन दबाव में आकर विधायक की पत्नी द्वारा दी गई शिकायत पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता ने एफआईआर में कहा है कि द्वाराहाट में पीड़िता और उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं और वो अन्य लोगों की तरह ही अपनी समस्याएं लेकर अक्सर उनके घर आते रहते थे। और पुलिस से यह भी कहा गया कि जिस महिला ने आरोप लगाया महेश नेगी पर, उसका चाल चलन ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने उसे अपने घर आने पर रोक लगा दी थी। एफआईआर में यह भी कहा गया था, जो कि महेश नेगी की पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, कि महिला ने भागकर शादी की और उसका अपने पति के साथ कोर्ट में केस भी चल रहा है। विधायक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि पीड़िता ने उन्हें फोन करके कहा था कि वो महेश के बच्चे की मां है। उनकी 5 करोड़ रुपए की मांग नहीं मानी गई तो नेगी का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने के साथ ही परिवार को भी बदनाम कर देंगी। यह आरोप लगाया गया है महेश नेगी की पत्नी के द्वारा उस महिला पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं और कैबिनेट बैठक में 30 फैसलों पर चर्चा हुई और 28 फैसलों पर मुहर लगी है। अब ओपनर के जरिए पूर्व सैनिक या फिर उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी। इसके साथ ही बैठक में केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने को लेकर भी, हेलीपैड के विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पूरे इंतजाम भी किए गए। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी है और बैठक में पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दी गई है। कौन से अहम फैसले हुए हैं कैबिनेट में, यह हम आपको बता रहे हैं। पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ केदारनाथ में हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को भी दी गई है मंजूरी। स्टैंप व भू उपयोग परिवर्तन को भी छूट मिलेगा और महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की अवधि 1 साल तक बढ़ा दी गई है। मेडिकल सोशल वर्क सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी इस कैबिनेट की मीटिंग में दी गई है। ई बुकिंग करने वाले पर्यटकों को भी 1000 की छूट मिलेगी। एक्सरे प्रभावित सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली है।
आगे बढ़ेंगे, जहां पर उधम सिंह नगर के खटीमा के दिमागी बुखार से हुई 2 बहनों की मौत के बाद जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने दिमागी बुखार का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आपस में तालमेल बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को खटीमा क्षेत्र और जिन क्षेत्रों में पहले भी दिमाग के बुखार के लक्षण पाए गए थे उन क्षेत्रों का भी डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने सीएमओ और साथ ही एनएनएम को प्लान के तहत जिम्मेदारी देने और बैठक में निर्देश दिए हैं और कहा है कि जिस अधिकारी के स्तर पर कार्यों में लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं उत्तराखंड सरकार के कई विधायकों की नाराजगी को लेकर भी अब आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बना रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और साथी पदाधिकारी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें मयंक शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सही तरीके से सरकार न चला पाने का आरोप लगाया है। मयंक शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों की परेशानियों को नहीं समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि कई विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हैं और शीघ्र ही नेतृत्व में मुलाकात कर अपनी परेशानियों को सुनने के लिए भी वो गए थे, लेकिन विधायकों की कोई सुध नहीं ली गई। उन्हें कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हों, लेकिन उनके विधायक ही उन पर भ्रष्टाचार लगाने का आरोप लगा रहे हैं। वही कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकार की सराहना की है और विधायकों की नाराजगी को नकारा भी है। उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है। अपने आप में प्रत्येक विधायक का दायित्व होता है कि अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम करना, और सब विधायक लोग करते हैं। रही बात मुख्यमंत्री जी की नाराजगी को लेकर, ऐसी बात कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से इस प्रदेश को नई दिशा देने में लगे हुए हैं और प्रत्येक विधायक और सरकार का प्रत्येक अधिकारी सब लोग एकजुट होकर मुख्यमंत्री जी की नीतियों को, मुख्यमंत्री जी के विचारों को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं और प्रदेश को हम आगे नई ऊंचाई देना चाहते हैं। जो भी इस टाइप का प्रचार चल रहा है, सरकार के विधायक अगर जिस मुख्यमंत्री के इतने खिलाफत में हैं, वो ऐसा क्या कारण है कि सरकार से हमारे मुख्यमंत्री महोदय का मोह भंग नहीं हो रहा है और अपनी सीट से वो नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। बार बार भ्रष्टाचार के आरोप उनके विधायक ही खुद उनके ऊपर लगाते चले आए हैं। यहाँ तक कह दिया है कुछ विधायकों ने कि वर्तमान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो ये बात तय हो गई है कि मुख्यमंत्री फेलियर हैं और उनके आरोपों के उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। और सभी विधायक ही ये मांग नहीं कर रहे हैं, हम भी ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को नैतिकता के आधार पर तुरंत अपने सीट से इस्तीफा देना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर सिखों के तीर्थ श्री हेमकुंड साहब के कपाट वर्ष की पहली अरदास के साथ विधि विधान से खुल गए हैं। मुख्य ग्रंथी भाई मिलाप सिंह की अगुवाई में वर्ष की पहली अरदास का आयोजन किया गया, जिसके बाद सबद कीर्तन, साथ ही सुखमनी साहब का पाठ और प्रकाश पर्व आयोजित हुआ। कपाट खोलने के अवसर पर 125 सिख तीर्थ यात्रियों ने पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद दरबार साहब में मत्था भी टेका। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कपाट खुलते समय पहले की तरह पहल नजर नहीं आई है। वहीं पर जितने भी तीर्थ यात्री पहुंचे सभी में खासा उत्साह देखा गया। अब श्री हेमकुंड साहब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को बंद होंगे, क्योंकि इस बार हेमकुंड की यात्रा मात्र 36 दिन ही चलने वाली है, इसलिए यात्रा को लेकर उत्साह काफी कम है। वहीं मसूरी में कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह मल ने प्रदेश के त्रिवेंद्र रावत पर हमला किया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने प्रदेश सरकार पर बीजेपी के विधायकों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 3.5 साल के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चल रही सरकार द्वारा प्रदेश और आम जनता के लिए कुछ नहीं किया गया है। न ही बीजेपी के विधायक द्वारा कोई काम किया गया है और न ही इसको लेकर अब विधायक अधिकारियों से अपने नाराजगी की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि अब जनता सवाल करने लगी है, आखिर बीजेपी की सरकार और बीजेपी के विधायकों ने 3.5 साल के कार्यकाल में क्या किया है, जिसका जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही बीजेपी विधायक के पास। फिर मसूरी शिफन कोर्ट में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अब एक बार फिर से नगरपालिका प्रशासन की टीम शिफन कोर्ट पहुंची है, जिसके शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ा। वहीं पर अतिक्रमण को हटाते हुए एक युवती सदमे से बेहोश हो गई, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से मसूरी के सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। और शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों ने बताया है कि उनको प्रशासन के द्वारा 10 सितंबर तक अपने मकानों को खाली कर जगह को छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा शपथ पत्र भी दे दिया गया है। लेकिन पालिका प्रशासन की टीम उनको अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर लगातार परेशान कर रही है, जिससे लोगों का मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है। सुनील सोनकर तमाम जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। सुनील, क्या जानकारी है? ये लोग काफी ज्यादा परेशान है अतिक्रमण को लेकर। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मसूरी के शिफन कोर्ट में 84 परिवार थे जो सरकारी जमीन पर अपना घर बना के रह रहे थे, उनको प्रशासन द्वारा हटाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। पिछले दिनों भी काफी यहाँ पर विरोध प्रशासन को झेलना पड़ा और शिफन कोर्ट के लोगों का यहाँ पर ये साफ तौर पर कहना था कि उनको 10 सितंबर तक अपने अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया है और उसको लेकर उनके द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया है, परंतु प्रशासन उनको लगातार परेशान कर रहा है और इसी को लेकर भारी विरोध यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन की टीम को झेलना पड़ा और ये युवती भी यहाँ पर सदमे से बेहोश हो गई। लोग काफी परेशान हैं और कई लोग तो सदमे के कारण बीमार हो गए हैं। उनका ये कहना है कि प्रशासन द्वारा उनको विस्थापित करने की बात तो की जा रही है, परंतु उसमें से कुछ लोगों को ही यहाँ पर विस्थापन किया जा रहा है, जबकि कई लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया है। इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, बरसात लगातार जारी है, तो ऐसे में अपने छोटे बच्चे और परिवार को लेकर कहा जाए उनको समझ में नहीं आ रहा है। तब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जगह को छोड़ेंगे, परंतु जो प्रशासन है वो लगातार उनका उत्पीड़न कर रहा है। जी, लेकिन नोटिस पहले जब इन लोगों को दिया जा चुका है तो फिर इस तरह से अचानक से अतिक्रमण क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि अगर नोटिस की बात करी जाए तो इनको ऑलरेडी 10 सितंबर तक का समय यहाँ से अतिक्रमण को हटाने के लिए दे दिया गया है और ऐसे में जो बार बार यहाँ पर प्रशासन की टीम इनको बार बार चेतावनी दे रही है, हैरेसमेंट कर रही है, उसी का विरोध यहाँ पर ये लोग झेल रहे हैं, काफी परेशान हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो करे क्या। इन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप लगाया है कि कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। जब वोटों की इलेक्शन का टाइम आता है तो वहाँ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, परंतु जब आज उनके ऊपर मुसीबत आई है तो उनको विस्थापन करने की जगह उनका और उत्पीड़न किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विस्थापन की जगह उनका अतिक्रमण किया जा रहा है, मेंटली हरास इनको किया जा रहा है, ये सीधा आरोप ये लोग यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश तपोवन क्षेत्र में स्थित गुप्तानी गांव का अस्तित्व लगातार खतरे में नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार की नाक के नीचे फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति बेचने की लगातार कोशिश हो रही है, जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। वही शासन प्रशासन और टिहरी प्राधिकरण द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार गांव की संपत्ति को बड़े बड़े भूमाफियाओं के द्वारा बिना प्राधिकरण के नक्शा पास कराए यहां पर बड़े बड़े होटल और मॉल बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। इस समय हम ऋषिकेश तपोवन स्थित गुप्तानी गांव में खड़े हुए हैं और ये जो संपत्ति आप देख रहे हैं ये लगभग 10 बीघा की जगह है। ये पूरी की पूरी जगह जो है आप देख सकते हैं ये कृषि भूमि है और एक यहाँ पे गंगा वाटिका तपोवन में रहने वाले SC मधुकर द्वारा जो है एक फर्जी कंपनी बनाई गई है सेरीन टूरिज्म वेंचर नाम से। और ये जो संपत्ति है ये जो है कृषि की संपत्ति है। ये 10 इसमें खातेदार हुआ करते थे जिनसे ये संपत्ति को खरीदा गया था कृषि के लिए। बाद में एक फर्जी कंपनी बना करके और ये संपत्ति को जो फिल्म सिने अभिनेत्री हैं मुमताज़ जी, उनको ये संपत्ति बेच दी। करोड़ों रुपए लेने के बाद ये कंपनी का जो मालिक है वो गायब हो गया। जब रजिस्ट्री कराने की बात आई तो पता चला कि ये कृषि की भूमि है और ये कमर्शियल यूज़ नहीं हो सकती है। उसके बाद अब इसको जो है लगातार
बेचने की कोशिश की जा रही है बिना रजिस्ट्री के। कहीं ना कहीं लगता है कि शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए का जो है राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। वहीं अधिकारियों की मिली भगत से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पनप रहा है। आप इधर देख सकते हैं किस तरह से इस जमीन पर लगातार निर्माण हो रहे हैं, जबकि ये कमर्शियल यूज के नहीं हो सकती है। ये कृषि की जो है भूमि है और इसके लिए इसको 143 कराना पड़ता है। अगर कमर्शियल यूज कराना होता है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक लैंड जो यूजर चेंज नहीं हुई है। ये अभी भी कृषि भूमि है और इस पर आप देख सकते हैं लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं और इस संपत्ति को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान लगातार हो रहा है। कैमरा पर्सन के साथ नीरज गोयल, इंडिया न्यूज चैनल, ऋषिकेश। नीरज गोयल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, करोड़ों का यहाँ पर राजस्व घोटाला सरकार को सीधे तौर पर झेलना पड़ रहा है, इसको लेकर कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? जी नंदिनी जी, मैं बता दूं ये पहला मामला नहीं है। अक्सर यहाँ पर जो उत्तराखंड ऋषिकेश से तपोवन क्षेत्र है, यहाँ जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं और लगातार भूमाफिया हो चाहे कोई भी हो, इनकी नजर यहाँ संपत्ति पर पड़ती रहती है और यहाँ पर जो है अवैध कारोबार किया जा रहा है। सरकार को करोड़ों रुपए नुकसान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं ये सन 2003 की बात है। जो फिल्म अभिनेत्री मुमताज जी है वो यहाँ पर घूमने के लिए आई। तो एक यहाँ पर जगह है डेक्कन वैली, यहाँ पर उनको 10 बीघा जमीन जो है देखी तो उसको बड़े पसंद आई क्योंकि वो गंगा से कुछ ही दूरी पर है। उन्होंने उस जमीन को खरीदने के लिए, अब उत्तराखंड में एक बायलॉज है कि यहाँ पर 250 मीटर से ज्यादा जमीन आप खरीद नहीं सकते जो बाहर से आने वाले लोग हैं। तो इन्होंने यहाँ पे फर्जी कंपनी बनाई। फर्जी कंपनी में फिर एक यहाँ के स्थानीय नागरिक है सीसी मधुरकर, उनको जो है उसका मैनेजर मालिक बनाया। उसके बाद जो है यहाँ पर 10 बीघा जमीन खरीदी। खरीदने के बाद जब वो रजिस्ट्री सब हो गई, दाखिला खारिज सब कुछ छड़ गया, तो ये कृषि भूमि है। यहाँ पर जो है आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। बाद में जब इसमें कमर्शियल यूज के लिए जब इसकी तो 143 करानी पड़ी तो मालूम चला कि हमने उनको खारिज कर दिया कि ये जो कृषि भूमि है इसको 143 नहीं कराया जा सकता। उसके बाद मुमताज जी ने सोचा कि मेरा पैसा डूब गया, तो उन्होंने जो है ब्रोकरों से बात की, प्रॉपर्टी डीलर से बात की कि इस जमीन को कैसे करके बेचा जाए, क्योंकि ये जो है कृषि भूमि है, इसको कमर्शियल यूज नहीं किया जाता। तो इसको कुछ आधी जो है जमीन इसको बिना रजिस्ट्री के और कुछ लोगों को बेच दी गई है और कई लोगों से बयाना भी ले लिया गया है। लेकिन जब रजिस्ट्री कराने लोग पहुंचे तो पता चला कि कृषि भूमि है, इस पर कमर्शियल यूज नहीं हो सकता। तो लोग अपना ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वही मुमताज जो फिल्म अभिनेत्री है, उन्होंने जब जिससे जमीन खरीदी थी उस कंपनी के मालिक से भी संपर्क साधना चाहा तो पता चला कि उनका देहांत हो चुका है। तो अपना पैसा डूबता हुआ देख करके ये जो है फिल्म अभिनेत्री द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और जमीन को लगातार बेचने की कोशिश की जा रही है, वो भी बिना रजिस्ट्री कर। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का तो नुकसान हो रहा है। वही बेहद ही एक गंभीर मामला है। नीरज गोयल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को कोरोना अपडेट भी दे देते हैं, किस तरह के हालात बने हुए उत्तराखंड में कोरोना महामारी के मद्देनजर। बड़ी खबर के माध्यम से आपको बताते हैं, उत्तराखंड में 23,011 कोरोना संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और प्रदेश में 7,187 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। 312 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है, दुखद मौत। वहीं 15,447 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड वासियों के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, किस तरह के हालात है उत्तराखंड में। बड़ी खबर के माध्यम से देखिए, ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं प्रदेश में 7,187 एक्टिव केसेस हैं। तो ये आपको समझना होगा, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। भले ही अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, लेकिन इन सबके बीच ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। उचित दूरी बनाए रखिए और सैनिटाइज रहिए, यही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, जहां जकोली विकासखंड के पुजार गांव का डोडी तोक के 5 परिवार मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। साल 2013 की आपदा में डोडी तोक के नीचे से भी जमीन धंसी थी, जिस कारण यहाँ पर निवासरत जगदीश प्रसाद और तमाम लोग जो रह रहे थे, मोटी मोटी दरारें इनके घर पर आ गई थी। उस वक्त से लेकर आज तक ये 5 परिवार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो पा रहा है। जबकि हर साल इन परिवारों के मकानों और इनके घरों में अधिक दरारें आ रही हैं। वही भवन भी अब आड़े तिरछे हो रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पटवारी से लेकर तहसीलदार, उप जिलाधिकारी के साथ भी नेता मंत्रियों को लिखित शिकायत देकर अपनी समस्या से अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल भी तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश से भी डोडी तोक का जायजा लेने के लिए वो आए थे। यहाँ की स्थिति देखकर उन्होंने
इन परिवारों को तत्काल प्रभाव से विस्थापन करने के निर्देश भी जारी किए थे, जिसके बाद भी कोई असर होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। 2013 में आई आपदा से कई जगह भूस्खलन हुआ था, लेकिन अभी तक इस पूरी समस्या का निदान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम रात भर यहाँ पे बच्चों के लिए जगह जगह जहाँ पे बचाव के लिए उतना हम कोशिश करते हैं, जगह जगह भागते हैं। डीएम साहब को मैंने 3 बार में रुद्रप्रयाग चले गए, फिर डीएम साहब यहाँ आए, पूरा प्रशासन आ गया। प्रशासन ही उस टाइम डीएम साहब ने ये बोला था कि इनको तुरंत 15 दिन के अंदर जो है विस्थापन के लिए कार्रवाई करिए, मेरे पास फाइल भेजिए। तहसील में मैं 3-4 बार तहसील चले गया हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वह कुछ नहीं। 2013 की आपदा से ये दसाव चल रहा है और हमारे पास अन्यत्र कोई जगह नहीं है कि जो हम अन्य जगह पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग भयभीत रहते हैं और रात भर हम लोग बरसात के समय में सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दसाव ज़मीन है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। और सूचना प्रशासन को हमने दी है। अभी हम लोगों के द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फैमिलीज जिनको नियमानुसार मुआवजा भी दे दिया गया है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का, और उसके बावजूद अगर कोई जो है क्षतिग्रस्त भवनों में निवास कर रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, किसी भी प्रकार से असुरक्षित भवन में कोई निवास न करे। ग्राम प्रधानों को हम लोगों ने ये अपील की है कि गांव में जिस प्रकार से सार्वजनिक परिसंपत्तियों में, सार्वजनिक भवनों में क्वारंटीन के समय पे प्रवासियों की व्यवस्था की गई, वर्तमान में विलेज क्वारंटीन की संख्या हमारे जनपद में बहुत कम है। ज़्यादातर ऐसी सार्वजनिक परिसंपत्तियां खाली हैं वर्तमान में, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को अस्थायी रूप से विस्थापित। वहीं वन विभाग ने बगैर अभिलेखों के वन उपज का अभिवहन करते हुए 22 टायरा ट्रक को पकड़ा है। वहीं पर आपको बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी डॉली रेंज अनिल जोशी ने विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ एक अभियान भी छेड़ रखा है, जिसके चलते उन्होंने किच्चा सितारगंज रोड पर पिपलिया बैरियर पर बगैर अभिलेखों के अवैध रेत ले जाते हुए एक ट्रक को पकड़ा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए डॉली रेंज कार्यालय में उसे ले आए। वन परिक्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और किसी को भी वन कानून का उल्लंघन करने और अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक